हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों सोच रहे थे कि सर साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, साइंस का ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। तो हमने सोचा कि सब्जेक्टिव तो अधिकतर करा ही देंगे। अब सोच रहे हैं कि एक दो वीडियो हम ऑब्जेक्टिव का भी ले आते हैं, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। बच्चों, आपको मध्यमा बोर्ड या बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो मध्यमा बोर्ड में आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। सॉरी, 20 गो आएगा ऑब्जेक्टिव, इसमें 20 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। और बात हम कर लेते हैं बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड में आपको 40 गो बनाना होगा, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 को बनाना होगा। लेकिन मध्यमा बोर्ड में ऐसा नहीं होता, आपको 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा तो 20 में 20 ही आपको टोटल बनाना ही होगा। चलिए, तो हम समझ लेंगे बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्टिव है हम इसको याद कैसे करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे कि रेगुलर वे में देखते जाएंगे। एग्जाम से पहले भी एक बार वीडियो देख लेंगे, ताकि आपको जो भी डाउट होगा, जो भी हो परेशानी आती है, उससे क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव देख के जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन आपको सही से लगा लेंगे। और बात एक चीज़ है कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो आंसर हम आपको बताए हैं तो आपको सीधा दिमाग में आएगा कि नहीं यही आंसर होगा, इससे भी यहाँ भी फायदा आपको होगी। तो ये टोटल वे में अगर वीडियो को देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखे, बोर्ड पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा देखे निकल गए, तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं सर जो बात बोले थे वो सही बात बोले थे। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आप रेगुलर वे में पढ़िए, रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर वीडियो देखिए। अब वीडियो देख करके और कमेंट करिए। और जो भी बच्चा, हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी बच्चा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों का नोटिफिकेशन है जो अपडेट हमेशा मिलता रहेगा समय के अनुसार। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की बच्चों। तो हम अभी इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ये जो टोटल है आपको 50 ऑब्जेक्टिव है। इससे अगर आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा एक भी। हम आपको ये सरल भाषा और डायरेक्टली आंसर इसलिए बताते हैं कि ताकि आपको ज़्यादा से जल्दी याद होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो वो सारी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में रहा, फर्स्ट सवाल में रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है। आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, है ना, कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो आपको वहां तो 4 ऑप्शन दिया होगा, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ डायरेक्टली आपको आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप आंसर क्या मारेंगे, BaSO4, है ना, BaSO4। अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो हम इसका राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन, टूथपेस्ट, जिसको हम टूथपेस्ट बोलते हैं या दंतमंजन बोलते हैं, वो प्राय होता है, कैसा होता है। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा क्षारीय, लवणीय और बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो ये होता है, जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसका आंसर हम क्या मार लेंगे, क्षारीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको क्षारीय होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शुद्ध जल का पीएच मान। जो हम शुद्ध जल पीते हैं उसका पीएच मान क्या होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसका हम आंसर क्या करेंगे, 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच के मान की बात हम करते हैं तो शुद्ध जल का पीएच का मान 7 होता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखेंगे कि जब क्या कर रहा है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच का मान, पीएच होता है कितना। बात कर रहा ना, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है कितना, तो 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम। इसका राइट आंसर हमें क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल बच्चों कि काली चूना का रासायनिक सूत्र, जो काली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है,
CaO। इसका राइट आंसर हमको क्या हो जाएगा, CaO होगा। इसका राइट आंसर CaO होगा। चलिए कोई नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों का सफेदी करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर को इसका हम क्या मारेंगे, CaOH2 इसका, है ना, CaOH2 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो CaOH2O इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaOH2O। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लवण और Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच का मान क्या होगा। जब इसका पीएच का मान पूछा जाएगा तो इसका पीएच का मान हम राइट आंसर क्या करेंगे, 7 से कम, है ना, 7 से कम, 7 से अधिक होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट सवाल है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए, IUPAC नाम लिखिए। कहा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, इथेनोइक अम्ल होगा, इथेनोइक अम्ल होगा। इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक अम्ल होगा। इसका राइट आंसर हमें क्या हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिम्टेस को नीला कर देता है। आपसे सवाल किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिम्टेस को नीला कर देता है, तो हम इसका राइट आंसर करेंगे OH, है ना, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोई विलयन का नीले लिम्टेस पत्र को, है ना, कह रहा है ना, कोई विलयन जो होता है नीले लिम्टेस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभावित क्या होगा। जब इसका पीएच संभावित पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हम कितना मारेंगे, 5 मार लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 होगा। तो ये सारे सवालों को जो हमारे लेक्चर है वो अच्छे से सुनेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते जाइए और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जरूर एक कमेंट कीजिए, जो भी आपको परेशानी, कोई दिक्कत आपको जो समझ में आ रहा है, तो नहीं कुछ तो यस लिख के जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें ये लगे कि आप हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं। ये जो यस लिख के या तो आप कमेंट करते हैं ना, तो उससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के साथ ही साथ आपको ये लगता है कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, वो आप अपना समस्या को बताएंगे तो हम समझेंगे। जब हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं तो हमें नहीं पता कि आपको दिमाग में क्या चल रहा है, आपका क्या परेशानी है। जब आप कमेंट करते हैं तब हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ के हम समझते हैं कि नहीं कहाँ पे आपको क्या दिक्कत आ रही है, समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक बच्चों आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। तो आप कोशिश ये करिए कि एक कमेंट जरूर करिए। चलिए अब सवाल पे चलते हैं, है ना। सवाल कर रहा है, औषधिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो टमाटर है, ऑलॉक्सिक, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्लास्टर ऑफ, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की हम बात करते हैं तो इसका उपयोग जब हाथ या पैर टूट जाता है तब जाके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके हाथ को जोड़ने में काम आते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस घर भी, मकान भी बनाने में उपयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र की हम बात करते हैं जिसको POP, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है, POP अलग होता है ना। इसका सूत्र जो होता है CaSO4 1/2 H2O होगा। कुछ क्या होगा, फिर से एक बार सुनिएगा, CaSO4 1/2 H2O, फिर से सुनिएगा, CaSO4 1/2 H2O। ये क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए आयोडीन युक्त नमक, जो आपने नमक खाते हैं उसका क्या सूत्र होगा, तो हम अगर इसका बात करेंगे NaCl+Kl। जो आयोडीन नमक का प्रचार भी होता है, तो ये आयोडीन नमक ही सबसे बेस्ट नमक होता है, इसके सूत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। हाँ, एक सवाल ये नेक्स्ट है कि लौंग का जो तेल किस प्रकार का सूचक है। जो लौंग का तेल आप सुने होंगे कि लौंग का तेल
किस प्रकार का सूचक है, तो गंधक की है। उसका जो सुगंध जो होती है, उसका सुगंध जो होता है गंधक के जैसा होता है। किस तरह का होता है, लौंग का तेल गंधक के जैसा। दही में कौन सा अम्ल होता है, जब दही जमता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसकी बात करते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जिससे क्या होता है, दही को खट्टा करता है। चलिए, कुटपाद। कुटपाद किसमें पाया जाता है, अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कुटपाद की, तो कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अम्बीवा में। अम्बीबा किसमें, अम्बीबा में। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में या रात में। इसका राइट आंसर क्या करेंगे, दिन में। इसका राइट आंसर दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि क्लोरोफिल वर्णिक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णिक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताइए। अगर आपसे सवाल यह किया जाएगा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए, तो कौन सा रोग होगा, कि है ना, रक्त में आयरन की कमी होने से कौन सा, एनीमिया नाम का रोग होगा आपको जी। कौन सा, एनीमिया नाम का रोग आप लोगों को आपको होगा जी। चलिए, आपको ये सवाल पूछा जाएगा तो बना लेंगे। चलिए, कवक में, है ना, नेक्स्ट सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कह रहा ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मित्र जीवी है। कौन, मित्र जीवी। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन मेरा एक हार्मोन है। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित किसमें है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, क्या है, उत्सर्जन से। इस किससे संबंध है, उत्सर्जन से। इसका संबंध किससे है, उत्सर्जन से। नेक्स्ट सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, किसको, CO2। किसके लिए, CO2 के लिए। किसके लिए, CO2 के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे, ग्लूकोज से। किससे होता है, ग्लूकोज से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम की बात कर रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, या तो विश्राम या सोने के बाद, विश्राम करने का मतलब सोना या तो आराम करना, तब कितना धड़केगा, तो 72 बार ही धड़केगा। कितना बार, 72 बार। 1 मिनट में मनुष्य के शरीर में कितना बार धड़केगा, 72 बार, विश्राम अवस्था में हो या तो निद्रा अवस्था में हो। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। किसकी ओर, ऊपर की ओर। इसका राइट आंसर हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर होता है। किसमें होता है, ऊपर की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग, जो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन जो अंग होता है, कौन होता है, वृक्क का होता है। इसका आंसर मारेंगे वृक्क। चलिए अम्बीवा। नेक्स्ट सवाल है, अम्बीवा अपना भोजन द्वारा पकाता है, किसके द्वारा पकाता है, तो हमें कुटपाद के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या करेंगे, कुटपाद। इसका राइट आंसर कुटपाद होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। इसका राइट आंसर मारेंगे प्लाज्मेडियम, है ना, प्लाज्मेडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मेडियम होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों को दिनों में। किसके दिन, बादलों के दिनों में। किसमें, बादलों के दिनों में। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन
जैव मात्रक ऊर्जा, हाँ, जैव मात्रक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। करा निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक की स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि जल और विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों कि पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? कह रहा है जब पवन घूमती है, पवन चक्की, जो पवन विद्युत का जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर। चलिए 15 किलोमीटर। तो ये जो सवाल हम आप लोगों को बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो जरूर पढ़िएगा 1 से 2 बार। अगर एक बार नहीं तो इसको कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आप लिख के अगर जब एग्जाम रहेगा आपको तो वहां से भी क्या करेंगे, एक बार रीडिंग डाल के चले जाएंगे, तो आपको ये फायदा हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? करा निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण दीजिए। तो जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण की बात करें तो कोयला है जो जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट सवाल है गोबर गैस एक प्रकार की है। क्या है? जो गोबर गैस है एक प्रकार के क्या है? बायोगैस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बायोगैस का उत्पादन होता है, जो बायोगैस का उत्पादन होता है किससे होता है? जब बायोगैस की बात करें तो बायोगैस होता है गोबर से होता है। किससे होता है बच्चों? गोबर से होता है। नेक्स्ट सवाल है नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जो नवकरणीय ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अनवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? जीवाश्मीय ईंधन। क्या हो जाएगा? जीवाश्मीय ईंधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है एक उत्तम ईंधन कौन है? जो सबसे उत्तम है उसका हम बात करें जैव गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैव गैस। चलिए नेक्स्ट सवाल नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में नौरा। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत किसमें है? तो लकड़ी में है। किसमें है? प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत किसमें है? तो लकड़ी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें लकड़ी हो जाएगा। इसका राइट आंसर लकड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा क्या है? एक प्रकार की ये अनवकरणीय स्रोत है। अनवकरणीय स्रोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनवकरणीय स्रोत है। चलिए नेक्स्ट सवाल है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसको नर्मदा नदी पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसका जो आंसर होगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि टिहरी, जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? जो टिहरी बांध की बात कर रहा है तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हम करेंगे गंगा नदी पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % पाई जाती है? कारण है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो कितना % पाई जाती है? तो 75% पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा 75% होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 75% होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल और मेरा इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। कराना
पवनों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क का। किसका कहा जाता है? डेनमार्क का। पवनों का देश किसको कहेंगे? तो डेनमार्क को कहेंगे। तो चलिए ये पूरा आप लोगों को अच्छी तरह से हम समझा दिए हैं। तो अच्छी तरह से 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। वीडियो पे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर कीजिएगा सभी लोगों। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सभी बच्चों वीडियो देखते हैं पर शेयर करते जाइए सारे लोगों को। जो बिहार बोर्ड में के एग्जाम में भी आने का चांस है, जो जब ऑब्जेक्टिव आता तो इससे बनेगा, या तो मध्यमा बोर्ड से दे रहे हैं वो सारे लोगों को। और जो भी बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तक सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।